नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। दिन की शुरुआत करेंगे, बताएंगे आपको देश के कोने कोने की हर खबर। अखबार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर खबर हम आपके लिए इसी बुलेटिन में लेकर आए हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अब ठंडी भी कम होने लगी है तो आप एक्सरसाइज करते हुए खबरों से भी अपडेट रह सकते हैं। तो अगले 1 घंटे के लिए देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। क्योंकि ऐसी भयानक एक्सीडेंट की खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर सीकर में, रायसेन में और इसके अलावा गाजीपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है एक्सीडेंट की जिसमें कुल 15 लोगों की मौत हो गई। 3 राज्य के 3 जिले हैं जहां यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की स्थिति क्या थी, मंजर क्या था, सब कुछ बताते हैं इस रिपोर्ट में। अलग अलग राज्यों से हादसे की 3 दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। ये हादसे यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों में हुए हैं जिसमें कुल 15 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले यूपी के गाजीपुर में हुए हादसे की दर्दनाक तस्वीर देखिए। यहाँ बारातियों से भरी बस जा रही थी, तब वो टूटे बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरदह में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पे भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। हादसे की दूसरी खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई है। यहाँ भी हादसे का शिकार बाराती ही हुए। NH46 खमरिया घाट के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों को कुचल दिया, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के सीकर में भी दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में बस और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के जहाँ पर खच्चे उड़ गए तो वहीं इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मिर्च किसानों के आंखों में आंसू ला रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक के हावेरी में मिर्च के गिरते दामों से किसानों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। जी हाँ, उसके बाद किसानों ने किस तरह से बवाल किया वो भी आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के हावेरी में किसानों ने जमकर बवाल किया। कहीं वाहनों में आग लगा दी गई तो कहीं जमकर तोड़फोड़ की। किसान मिर्च की फसल के लगातार गिरते दाम को लेकर नाराज है। इसी को लेकर हावेरी जिले में APMC के सामने किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। खबर के मुताबिक किसानों ने ब्यादगी APMC यानी मंडी APMC की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान कितने आक्रोश में हैं। मामला शांत करवाने पहुंची पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। APMC कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद किसानों को मौके से खदेड़ा जा सका। किसानों का कहना है कि पिछले हफ्ते मिर्च की कीमत 100 किलोग्राम के लिए 20 से 25 हजार थी, जो कि मौजूदा वक्त में 10 से 15 हजार रुपए हो गई है। सही दाम नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश देखा जा सकता है। किसान अपनी उपज का सही दाम मांग रहे हैं। ऐसे में अब किसानों की समस्या का हल कैसे निकलता है, ये देखना होगा। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने वो कर दिया जिसको लेकर के चर्चा काफी दिनों से देश में चल रही थी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश में CAA लागू कर दिया और इस कानून के लागू होते ही पड़ोसी मुल्कों में सताए हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नागरिकता का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है, जिसके बाद जश्न की तस्वीर अलग अलग राज्यों में देखने को मिली। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश भर में लागू हो गया है। इसे लेकर मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। CAA रूल लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय और भोपाल, जयपुर में शरणार्थियों ने मिठाई खिलाकर CAA का समर्थन किया।
सूचना जारी होने के बाद पाक विस्थापितों में खुशी की लहर आप देख सकते हैं। मिठाई बांटी जा रही है और मैं यहाँ मौजूद हूँ निमित्तकम पर, जहाँ जो पाक विस्थापितों के लिए काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे। बड़ी परेशानियां थी क्योंकि पाकिस्तान से परेशान होकर हिंदुस्तान की जमीन पर आए, अपनी सरजमीन पर आए और अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में उन्हें गर्व महसूस होता है। आज भी होता है और आज का दिन तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये मिठाइयां इसकी गवाह हैं। ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक्स पर अमित शाह ने लिखा कि मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया है। शाह ने लिखा कि ये नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर आधारित अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में नागरिकता दिलाने में सक्षम बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि सीएए देश का कानून और सरकार यकीनन इसे लागू करेगी। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया गया। मोदी शाह की जोड़ी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। सीए लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेके भड़काऊ गैंग जो है वो भी एक्टिव है। सियासत भी जमकर हो रही है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर के, सीए को लेकर के देश के मुसलमानों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफवाहों का तो कोई वजूद होता नहीं है। लेकिन सीए है क्या और क्यों इसको लेकर के इतनी सियासत हो रही है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को देश बांटने वाला कानून बता डाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी ऐसा ही तर्क दिया। सीएए पर एक बार फिर से तलवार खींचने का अल्टीमेटम दे दिया। इन नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ नेताओं के बयान सुन लीजिए। बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप करते हैं। ये भी एक गाप गप है। 5 साल निकल गए, अब चुनाव है, तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेकिन सियासत करने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल से आई इन तस्वीरों को भी देख लेना चाहिए। कैसे बंगाल के मतुआ समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। আমরা ভীষণ খুশি আজকে সংবাদ পেয়েছি যে আমাদের 6টার সময় সিএ লাগু হয়েছে। আমরা বাংলাদেশে অনেক অত্যাচার হয়ে এখানে এসেছি, আজকে সিএ লাগু হয়েছে, এটার জন্য আমরা ভীষণ খুশি। তাই জন্য জয় হরি বল। एक बहुत बड़ा पहल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस चैलेंज को तोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इसको लागू किया है। इसमें पूरे मतुआ समाज को लेके पूरे जितने हमारे उद्वास्तु समाज हैं सब खुश हैं, सब आनंद। अगला 1 हफ्ता जो चलेगा आप लोगों को मीडिया के सामने ही सब कुछ होगा। आप देखते रहिए बंगाल में क्या होने जा रहा है। धन्यवाद। जिस सीएए नोटिफिकेशन को लेकर या यूं कहें कि सीएए कानून को लेकर इतनी हाय तौबा मची है, वो कानून आखिर क्या है वो भी जान लीजिए। सीएए कानून गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए लाया गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को फायदा मिलेगा। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि नागरिकता 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों को ही मिलेगी। इसके साथ ही सीएए को लेकर लगातार गलतफहमियां भी फैलाई गई हैं और कहा गया कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन ये महज अफवाह ही है कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी और उनके हितों को चोट पहुंचेगी। अफवाह ये भी फैलाई गई है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की
आवाज को दबाने के लिए है। साथ ही एक ड्रेस कोड होगा। CAA नागरिकता देने का कानून है और इससे ना तो किसी भारतीय नागरिकता का कोई लेना देना है और ना ही किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता जाएगी। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है, क्योंकि कल बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और आज ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। गुजरात की बाकी 11 सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में तेलंगाना की 8 सीटों पर भी मंथन हुआ है। बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर नए चेहरे को उतारने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र की 25 सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में करीब 100 सीटों पर चर्चा हुई है। CEC की कल बैठक हुई बीजेपी की और आज ऐसा बताया जा रहा है किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। आपको बता दें, पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था, जिसमें कई सरप्राइजिंग फैक्टर भी देखने को मिले थे और 100 नामों पर चर्चा हुई है। तो क्या दूसरी लिस्ट में 100 और नामों की घोषणा हो सकती है? इस पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बीजेपी CEC की बैठक काफी देर तक चली थी। 100 नामों पर मंथन हुआ है। तो आयुक्तों के चयन के लिए एक बड़ी बैठक होनी है। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक 14 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी की ये बैठक होनी है। आपको बता दें, 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर इस पर चर्चा होने वाली है, तो आज का दिन काफी अहम है। चुनाव आयुक्त के चयन के लिए अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें PM मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक होने वाली है। 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर चर्चा होगी इस बैठक में। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया है। पहले से एक पद जो है वो रिक्त था। 2 चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया की शुरुआत दरअसल होगी। ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। और आगे बढ़ के आपके साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और राजस्थान के दौरे पर हैं। खास करके गुजरात की बात करें तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। PM मोदी आज गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। सुबह लगभग 9:15 बजे PM मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा PM रेलवे स्टेशन पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में फैले 1500 से ज्यादा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 975 जगहों पर सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजस्थान के पोखरण में प्रधानमंत्री भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखेंगे, जिसमें सेना के 3 अंग आपस में मिलकर स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और युद्ध कौशल का साझा प्रदर्शन करेंगे। भारत शक्ति अभ्यास में स्वदेशी ताकतवर हथियार प्रणालियों और इससे जुड़े मंचों के जरिए सेना के शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल में एक राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के हार के बाद सियासी उथल-पुथल जारी है। यहां हिमाचल में बहुमत के बावजूद देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई थी। और वहीं हिमाचल प्रदेश में अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले 6 विधायकों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की मांग की है। स्पीकर ने बजट सत्र के दौरान पार्टी व्हिप के बावजूद विधानसभा में अनुपस्थित रहने के आधार पर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके चलते बीजेपी के हर्ष महाजन विजयी घोषित हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बागी विधायकों पर सीएम सुक्खू ने निशाना साधा है। पीठ के पीछे तो उन्होंने वार किया, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट न डालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला है। ये सवाल पूछने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने वोट किसको डाला है।
ऐसे में आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की, जिसकी आज शादी होने वाली है। और जिस मैरिज हॉल में आज दोनों की शादी होने वाली है, पुलिस की टीम ने उसे पहले ही किले में तब्दील कर दिया है। मेहमानों की लिस्ट जो है 150 की है और 250 से ज्यादा जवान जो है वो मौजूद रहेंगे। इस शादी को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। दिल्ली के मटियाला इलाके का ये वही बैंक्वेट हॉल है जहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज शादी के बंधन में बंधेंगे। ये शादी दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती है और यही वजह है कि पुलिस ने मैरिज हॉल को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया है। मैरिज हॉल में नए सीसीटीवी लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर रखे गए हैं और कंट्रोल रूम तक बनाए गए हैं ताकि हर किसी पर पुलिस की पैनी नजर रहे। इतना ही नहीं, जो गेस्ट आएंगे उनकी लिस्ट भी पहले से पुलिस के पास होगी और दिए गए बारकोड स्कैन होने के बाद ही एंट्री होगी। मटियाला के अंदर ये शादी समारोह स्थल है, संतोष गार्डन, और यहाँ पर जो भी मेहमान आएगा उसको इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा, यानी आने वाले शख्स को पूरी तरीके से स्कैन किया जाएगा। 150 गेस्ट के आने की यहाँ पे इजाजत दी गई है। 150 गेस्ट की ये शादी है और हर गेस्ट के पास एक बारकोड होगा, उस बारकोड को स्कैन करके ही उनको अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। ना सिर्फ मेटल डिटेक्टर बल्कि पूरी शादी पर सीसीटीवी कैमरों की भी निगाह होगी और ना सिर्फ जो नॉर्थ के सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे अपने सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल कर रही है और उसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम कैसा होगा उसको दिखाते हैं अंदर चल के। ये जो पूरा एक जो ऑफिस है इस संतोष गार्डन का, उसमें ये सीसीटीवी कंट्रोल के लिए यहाँ पे पुलिस के लोग बैठेंगे और पूरी तरीके से पैनी निगाह बना के रखेंगे। काला जठेड़ी को कोर्ट से 6 घंटे की पैरोल मिली है, इसलिए शादी भी आज ही के दिन होगी। तिहाड़ से दूल्हा बनकर गैंगस्टर आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पुलिस वाले मैरिज हॉल में मौजूद होंगे। करीब 250 पुलिस वाले पूरे मैरिज हॉल और उसके आसपास सूट बूट में होंगे। मैरिज हॉल को लेकर पुलिस ने इंतजाम भी पुख्ता किए हैं। हमने अपने आईडी प्रूफ, जितने भी सारे स्टाफ है उनका आईडी प्रूफ जमा कर दिए हैं, वो पास देंगे, वही आएंगे अंदर। पुलिस पास देगी। इसके अलावा कोई और लोग आए यहाँ पे पूछताछ करने के लिए? हाँ, बहुत रोज आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? NIA क्राइम से जो भी है सब आ रहे हैं, चेक करके जा रहे हैं। शादी को लेकर मैरिज हॉल में तैयारियां पूरी है। मंडप से लेकर जयमाला स्टेज तक सज गए हैं। स्टेज भी लगाया गया है, फेरों की बेदी भी लगाई गई है और फेरे होंगे। शादी में को लिए 6 घंटे की जो पेरोल है वो काला जठेड़ी को दी गई है और 10 से 4 बजे तक ही सैलून के अंदर शादी करने की इजाज़त दी गई है। यानी पूरी शादी जो है वो पुलिस की एक निगाह के अंदर होगी। ना सिर्फ पुलिस बल्कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी लगातार यहाँ पे आकर मॉनिटरिंग कर रही हैं और लगातार जो लॉन है उसके जो स्टाफ है उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से कल यहाँ पर जो है वो उनको यहाँ पे अपना करैक्टर प्ले करना है। इसके अलावा जो स्पेशल सेल के लोग हैं या क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के लोग, वो भी शादी समारोह के अंदर शामिल होंगे। मैरिज हॉल में 150 मेहमान आएंगे, वहीं 250 जवान वहां मुस्तैद रहेंगे। शादी में विरोधी गैंग के भी हमले की आशंका बनी है, जिस लिहाज से खुफिया एजेंसी समेत दिल्ली समेत 4 राज्यों की पुलिस भी अलर्ट पर रहेगी। गैंगस्टर और लेडी डॉन की ये शादी कितनी हाई प्रोफाइल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गैंग वॉर की आशंका के चलते मटियाला मार्केट एसोसिएशन ने मैरिज गार्डन के आसपास की दुकानों और गोदाम को एक दिन पहले से ही बंद कर दिया है।